किसकी, कॉन्सेप्ट्स की। और आज हम वही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे कॉन्सेप्ट्स को एक आखिरी बार रिवाइज करेंगे। कुछ छोटे कॉन्सेप्ट्स में रह गए उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हैंडआउट्स है उसको हम एक बार रीड कर लेंगे, इतना ताकि आपको पता चल जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किताब में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अभी उनको इतना डिटेल में हमने रीड नहीं करना, जितना पढ़ा है सिर्फ उसी चीज को हमने रीड करना। ऑब्वियसली हमने आइजा 315 पूरा नहीं पढ़ा है, आइजा 200 हमने पूरा नहीं पढ़ा है, आइजा 500 हमने पूरा नहीं पढ़ा है, आइजा 705 हमने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके? सही है। तो आज हमने ये काम करना और साथ साथ कुछ सवालात की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, ताकि अगर हम सैटरडे से इंशाल्लाह अगर कोई नया आइजा स्टार्ट करने जाते हैं, कोई नया टॉपिक फुल फ्लैश पढ़ने चाहते हैं, तो हमें ये पता हो यार कि पीछे हमारे पास क्या चीज है। ठीक हो गया भाई? स्टार्ट करते हैं हम आइजा 200 से। सुनिएगा मेरी बात, सही है? अच्छा चले दोस्त आ जाए। आइजा 200 बेसिकली बताता है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ऐसा ही है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। और यहां पे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में को बेसिकली कहता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी बताता है, मैनेजमेंट की बताता है, और कुछ जिम्मेदारी किसकी बताता है प्यारे बच्चों, ऑडिटर्स की बताता है। मैनेजमेंट की 3 जिम्मेदारियां हमें पता है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ये इसकी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड all information to the auditor and to design का मतलब आप समझ रहे हैं, डिजाइन का मतलब ये है कि जब भी सेल्स ऑर्डर आएगा, जब भी परचेज ऑर्डर आएगा, किसके पास आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट के पास आएगा। ये डिजाइन है, और इसी चीज को इंश्योर किया गया है कि यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो जाए। डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल और इंटरनल कंट्रोल के क्या फायदे हैं भाई, जल्दी सीधी to maximize profit, to prevent, to detect and to correct error or fraud in the financial statement। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे भाइयों? अच्छा, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन किस चीज के ऊपर, कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने भी है कि नहीं बने। अच्छा, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज दी, बट इट इज नॉट दी, बिकॉज देयर आर, मेरे पास एस्टिमेट्स हो सकता है, मेरे पास फ्रॉड हो सकता है, मैनेजमेंट मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, और मैं क्या करता हूं, क्यों, मेरे पास टाइम और कॉस्ट कांस्टेंट होता है। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ आती है? अच्छा, जहां हमने ये पढ़ा, अब कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा, कुछ नई चीजें ऐड कर रहा हूं। ये कैसे ऑब्टेन करूं, ये कैसे ऑब्टेन करूं? हाँ जी, इसके लिए स्टैंडर्ड ने मुझे 4 चीजों का हुक्म दिया। कितनी चीजों का? 4 चीजों का। पहला, उसने कहा जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है उससे आपने क्या करना है, कंप्लाई करना है। कोड ऑफ एथिक्स को समझते हैं? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यार कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ये और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 5 हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। स्टैंड कहता है अगर आप ऑडिटर है ना, तो आपने इन 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस आपने कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेशनल बैंक का ऑडिट कर रहे हो और आप ही ने नेशनल बैंक से लोन लिया हुआ है, आप नेशनल बैंक का ऑडिट कर रहे हैं और आपने ही नेशनल बैंक के शेयर्स खरीदे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप नेशनल बैंक का ऑडिट कर रहे हैं और आप ही नेशनल बैंक के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है आपका। अगर आप यही कर रहे हैं तो फिर आपको अपॉइंट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो फिर जो मैनेजमेंट जो अकाउंट्स बना रही थी उसमें और आपके बनाए हुए अकाउंट्स में कोई फर्क नहीं है। तो आपका इंडिपेंडेंट होना, सबसे पहले बोर्ड को पता चलता है कि उसने कितना डिविडेंड देना है, उसके बाद अगर कोई बंदा होता है जिसको पता होता है कि कितना डिविडेंड जा रहा है, वो ऑडिटर होता है। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं हो सकता आपने शेयर्स खरीदे में आप कभी भी पीपी की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, बिकॉज आपकी अपनी वेल्थ कम हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये हमारे पास एक पूरा आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स का एक सेपरेट टॉपिक है, जिसके अंदर हमारे पास कोई 20-25 सिनेरियोज हैं। उन सिनेरियोज के अंदर कोई 4-5 सब सिनेरियोज हैं। क्या यहां तक बात? फॉर एग्जांपल, नेशनल बैंक ऑडिट कर रहा हूं तो क्या मैं नेशनल बैंक से लोन ले सकता हूं? नहीं। अच्छा,
इसके ये एक सिनेरियो है, इसके अंदर 4 सिनेरियो है। लोन फर्म ने लिया है, लोन जो ऑडिट कर रहा है, जो ऑडिटर्स है, क्या उन्होंने लिया है? क्या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ने लिया है? क्या उनके क्लोज फैमिली मेंबर ने लिया है? आप समझ रहे हैं, एक सिनेरियो के अंदर 4 सब सिनेरियोज हमारे पास आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको किससे कंप्लाई करना है प्यारे बच्चों? आपको आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स से कंप्लाई, बिकॉज जब आप इंडिपेंडेंट होगे तभी आप एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सकोगे। ओपिनियन का वर्ड अब आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, सेकंड चीज, एज एन ऑडिटर एज एन ऑडिटर आपने क्या मेंटेन करना है भाई? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का वर्ड पता है? स्केप्टिकल यार, बीइंग स्केप्टिकल। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चनिंग करना, और इसके अलावा स्केप्टिकल यार। जी आप मेरे भाई कुछ कह रहे हैं बच्चों? स्केप्टिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है एज एन ऑडिटर आपने क्या मेंटेन करना है? आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। आपने मैनेजमेंट की सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना, आपने क्वेश्चन करना है। इसको सुनिएगा मेरी बात को। इससे होगा क्या? जब आप क्वेश्चनिंग माइंड रखेंगे तो इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ फ्रॉड। जब आप स्केप्टिकल होंगे, शकी होंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई एरर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई मिस स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड भी। हम आज से क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे रिस्क ऑफ फ्रॉड का, आप रिस्क ऑफ फ्रॉड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करेगा बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। ये वर्ड क्लियर है? ये क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इस तरीके से कभी भी हमने नहीं पढ़ना। मैं 2000 आई थिंक 14 2012 में 2012 में मैं ऑडिट कर रहा था एक क्लाइंट का। मैं क्लाइंट का नाम तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन उस क्लाइंट ने एक रोड बनाया था, एक रोड बनाया था, सही है? कहां से लेके कहां तक रोड बनाया था? लेट से हैदराबाद से लेके मीरपुर खास का एक रोड बनाया था, सही है? अच्छा, और अगर आप में से कोई बंदा होगा अंदरूनी सिंह, उसको पता होगा 13-14 में एक बड़ा जबरदस्त एक रोड बना था, वहां से टोल भी कलेक्ट होता था। अच्छा, तो यहां से लेके यहां तक इस कंपनी ने क्या बनाया? रोड बनाया। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। हुआ क्या? अब जब रोड बनाया तो जाहिर सी बात है परचेज ऑर्डर तो नहीं बनता होगा ना, इस कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा? यहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ होगा, और यहाँ पे एक डब्बा, डब्बा मतलब जैसे आप बिहारी एक्सप्रेस में चढ़ते हैं तो एक कॉर्नर में डब्बा होता है, टोल कलेक्शन, सही है? यहाँ पे एक टोल कलेक्शन होती होगी, और यहाँ पे टोल कलेक्शन होती होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे, यार से सही करो क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा होता था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा होता था? रेवेन्यू का, जाहिर सी बात है। अच्छा, इस कंपनी का जो रेवेन्यू होगा, हमने लास्ट क्लास में रेवेन्यू का प्रोसेस समझा था, हमने लास्ट क्लास में रेवेन्यू का प्रोसेस समझा था, सही है? क्या यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बनता होगा? मतलब आपने अगर लियारी एक्सप्रेस में चढ़ना है तो आप एक दिन पहले परचेज ऑर्डर बना के उसको भेजेंगे, वो आपको सेल्स ऑर्डर अप्रूव, आपका नाम ऑथराइज कस्टमर, नहीं जी, आप जाएंगे, आप पैसे देंगे, वो आपको पर्ची कार्ड। इट मींस अगर मैंने इसका रेवेन्यू वेरीफाई करना है तो मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा? मुझे वो पर्चियां देखनी पड़ेंगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मुझे वो पर्चियां देखनी पड़ेंगी। वो पर्चियां यहाँ के स्टोर रूम में पड़ी हुई थी, ये स्टोर रूम था, यहाँ के स्टोर रूम था, और ये पर्चियां सारी की सारी कहाँ पड़ी हुई थी? इस स्टोर रूम में पड़ी थी। अच्छा, हम गए, हमने कहा भाई रेवेन्यू का रजिस्टर दो, तो उसने मुझे 365 दिन, हर दिन कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो 365 दिन आ रहा था, और उसके आगे लिखा था आज के दिन 50,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो 50,000 का मतलब है बैक एंड में 50,000 जल्दी 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 टिक टिक पर्चियां होंगी, सही है? हमने कहा सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम रेवेन्यू रजिस्टर, गुड्स डिलीवरी नोट नहीं, सेल्स इनवॉइस नहीं, सेल्स एग्रीमेंट नहीं, क्या? पर्ची जी, पर्ची दिखाता हूं मैं, सही है? तो हमने पर्चियां जाके देखी, उसमें आज के दिन 50,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ था, 100 गाड़ियां गुजरी थी, 50 ट्रक गुजरे थे, 300 बाइकें गुजरी थी। हमने देखा, हमने कुछ सैंपल लिया, हमने अकरेंस को वेरीफाई कर लिया। बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, हमने किस चीज को वेरीफाई कर लिया कि हाँ यार ये रेवेन्यू वाकई में
अकर्ड हुआ है। कैसे अकर्ड हुआ है? पर्ची कटी भी है, दोनों के पैसे भी आए हुए। अच्छा, अगली एसर्शन जल्दी बताते, प्रोसीजर जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं, कंप्लीटनेस प्रोसीजर बताएं, कॉमन सेंस है, जल्दी से प्रोसीजर मेरे भाई। भाई मैं अब कहां चला जाऊंगा? स्टोर रूम में। वहां मैंने एक पर्ची उठाई और उस पर्ची को जाके ट्रेस किया कि क्या वो रेवेन्यू रजिस्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है रेवेन्यू रजिस्टर कंप्लीट है। जो मैंने अपने हिसाब से एक सैंपल उठाया वो यहाँ पे आ रहा है। प्यारे बच्चों, यहां से मैंने कुछ सैंपल उठाए, सुनिएगा मेरी बात को। 20 टिकट्स मुझे ऐसी मिली, मैंने सैंपल बेसिस पर काम कर रहा था। 20 टिकट्स ऐसी मिली जिसका टोटल रेवेन्यू शायद आप हिसाब लगा लें कितना आ रहा होगा, 2000 आ रहा होगा। वो रेवेन्यू रजिस्टर में नहीं, कितना? 2000 रुपए। मैं यहां पे क्या करूं? छोड़ दूं? आगे बढ़ जाऊं? नहीं, मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या कहता है? इसने कहता है एज एन ऑडिटर आपने क्या मेंटेन करना है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। क्यों? वाई? क्वेश्चनिंग माइंड। क्यों ये 2000 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड? और मैं आपको बताता हूं सीन क्या हुआ। अब आप मुझे बताएंगे सर ये रीजन है जिसकी वजह से 2000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर ये रोड बना, इस रोड की टोटल कॉस्ट थी 5 बिलियन, 5 अरब रुपए। कितनी थी भाई? पैसा कहां से आएगा भाई? पैसा कहां से आएगा भाई? बैंक से पैसा आएगा। सही। अच्छा, बैंक ने लोन दिया कितने का? 5 अरब का, और कहा कि ये लोन आपने कितने साल में रीपे करना है? जल्दी बता दें, कितने साल में लोन रीपे करना है? 6 साल में। तो लोन 5 अरब का, उसके ऊपर इंटरेस्ट 1 अरब की टोटल अमाउंट 6 अरब, तभी 6 साल लिखा है। हर साल कितना पे करना है? हर साल। तो ईच ईयर मेरे प्यारे बच्चों कितना पे करना है? 1 बिलियन। कितना पे करना है प्यारे बच्चों? हर। अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश। आप बैंकर हैं, आप समझे आपने कौन सी टोपी पहनी हुई है? आपने बैंक की टोपी पहनी हुई। आप बैंकर हैं, आपको पता है कि अगर इस बंदे को प्लांट चाहिए और कल को ये डिफॉल्ट करेगा, मैं प्लांट यूं बेच दूंगा। अगर इस बंदे को घर चाहिए, कल को ये डिफॉल्ट करेगा, मैं इसका घर बेच दूंगा। अगर इस बंदे को कोई बिल्डिंग चाहिए, कल को ये डिफॉल्ट करेगा, मैं बिल्डिंग बेच दूंगा। अगर इस बंदे को स्टॉक चाहिए, कल को ये डिफॉल्ट करेगा, मैं इसका स्टॉक बेच। मैं रोड तो नहीं बेच सकता। मैं रोड तो ना, मैं रोड रोक सकता हूं कि नहीं भाई मेरा रोड है, कोई भी इस पर चढ़ाई नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकता मैं। सही है। इस केस में और रोड बनाना जरूरी था, इलेक्शन आने वाले थे। सही है। आप सुनिएगा ये क्या हुआ था। अच्छा, तो बैंक ने कहा भाई सिंपल सी बात है, तुमने मुझसे सारा पैसा लगा के इस रोड पे लगा दिया। सही है। अगर कल को ये रोड 1 अरब रुपए जनरेट नहीं कर सकेगा तो तुम मुझे बताओ कैसे कैसे पे करोगे? तो उसने कहा आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारे साथ है। क्या मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारे साथ है? कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पहले साल रेवेन्यू जनरेट हुआ कितने का? जल्दी जल्दी जल्दी, 750 मिलियन का, तो शॉर्टफॉल कितना आ रहा है? 250 मिलियन। ये 250 मिलियन कौन पे करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे करेगी। और आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक एग्रीमेंट हो गया। बैंक का भी नाम बता देता हूं, वैसे तो आप खुद गैस कर लेंगे। सही है। अब ये अब मुझे पता चला कि ये 2000 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जल्दी छेती छेती। मैनेजमेंट जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू कम रिकॉर्ड करती थी। क्यों कम रिकॉर्ड करती थी? ताकि किसको पे करना पड़े शॉर्टफॉल? एक्चुअल में 1200 मिलियन का टोल कलेक्ट हुआ था एक्चुअल में, लेकिन 500 मिलियन का टोल पैसा आया है, अपनी जेब में भी डाला है, लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कराया। क्यों नहीं कराया? ताकि शॉर्टफॉल आएगा कौन देगी? गवर्नमेंट ऑफ सिंध देगी, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ सिंध गारंटी दे चुकी है कि जी मैं शॉर्टफॉल पे करूंगा। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिएगा, कितने का रेवेन्यू था?
₹2000 का। अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन नहीं करता, मैं कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर या फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट या रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब कि एज एन ऑडिटर आपने ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना होता है। आप ऑडिटर हैं यार, एज एन जो भी आपको ऑडिट एविडेंस मिल रहा है उसको आपने क्रिटिकली असेस करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो सामने वाले ने दिया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने क्रिटिकली असेस करना होता है, आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना होता है। इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? क्लियर है? अच्छा, मैं इसके एक और एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन ये क्लियर है। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी छेती छेती, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये आइजा 200 कहते हैं ये 4 काम तो करने ही करने हैं। ये 4 काम अगर नहीं करोगे जल्दी, तो आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। तीसरी चीज, प्रोफेशनल, ये हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड डिस्कस किया था, किसी ने सवाल पूछा था मुझसे, सही। अगेन हमने आज की क्लास में उसको पढ़ना नहीं है, बट एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशनल जजमेंट। और प्रोफेशनल जजमेंट टेक्निकली तो आइजा 200 में लिखा हुआ है, लेकिन शायद इस वर्ड को और इसके अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो सिर्फ 3 लाइन की लिखी हुई है। ये शायद 3 लाइन हम शायद क्लास के सबसे आखिरी लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? टॉपिक कौन सा है आइजा? जो कि पहला आइजा है, लेकिन इसको हम पढ़ कब रहे होंगे? जो हमारे बैच के शायद आखिरी की क्लासेस होंगी, उसमें हम सिर्फ इस 3 लाइन की डेफिनेशन को पढ़ रहे होंगे, बिकॉज इसकी डेफिनेशन में पूरे ऑडिट को कवर किया गया। प्रोफेशनल जजमेंट का मैं एक बिल्कुल आसान अल्फाज आपको समझा देता हूं। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है एज एन ऑडिटर आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो नॉलेज है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उन सबको अप्लाई करके आपने एक बेस्ट डिसीजन लेना है, एक बेस्ट जजमेंट लेनी है, तभी आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, नेशनल बैंक पे हम और फर्ग्यूसन जॉइंट ऑडिट करते हैं। 100 ट्रांजैक्शंस हुई है पूरे साल में। मुझे ऐसा लगता है 100 में से मैं अगर 60 वेरीफाई कर लूंगा तो मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लूंगा। फर्ग्यूसन को लगता है कि नहीं, वो जल्दी वो 80 वेरीफाई करेगा तो उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाएगा। सही है। हम जब ऑडिट कर रहे थे नेशनल बैंक पे, हमने कहा कि यार हमारे हिसाब से 6 सिग्निफिकेंट रिस्क है। फर्ग्यूसन को लगा नहीं यार हमारे हिसाब से 4 सिग्निफिकेंट रिस्क है। ये मैटर कौन सा मैटर है? ये प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। प्यारे बच्चे, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए एक बेस्ट डिसीजन को ले रहे हो। कैसे 100 में से 60 वेरीफाई करो, 70 वेरीफाई करो कि मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल में हमने देखा था कि अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है जल्दी, तो आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों यहां तक? अच्छा, एक काम करते हैं यार, हैंडआउट है पहला साहब, या दे देंगे प्लीज। पहला आइजा कौन सा है? आइजा 200 है। इसका जो पहला पेज था उसकी हम ऑलरेडी रीडिंग कर चुके हैं, पहली क्लास में शायद करी थी हमने आइजा 200 की रीडिंग। सही है। आज हमने जो यहाँ पे लिखा है हाउ टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, जो 4 चीजें लिखी है उसको हम प्रिसाइसली रीड करेंगे और सारा का सारा रीड नहीं करेंगे। What are the general requirements so that auditor can obtain reasonable assurance, और what are the general requirements of ISA 200? 4 डब्बे बने हुए। पहला, to comply with the ethical requirement, जो हमारे ICAP के कोड ऑफ एथिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, नीचे नाम लिखे हुए आ रहे हैं। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया कि 20-25 सिनेरियोज है और हर सिनेरियो के अंदर 4-5 सब सिनेरियोज है। दूसरा है प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट विद प्रोफेशनल। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। हाथ के हाथ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और fraud, and the critical assessment of
ऑडिट एविडेंस। क्या ये तीन वर्ड अब समझ में आ रहे हैं प्यारे बच्चों? अगर इस एग्जांपल को सामने रखें आप, अब ये तीन वर्ड समझ आ रहे हैं कि क्वेश्चनिंग माइंड रखना है आपने, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस बिकॉज इट मे इंडिकेट द एरर और फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, आगे मजीद कुछ रीड नहीं करना है। एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। इसको बहुत प्रिसाइसली हमने समझा, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? द एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड experience within the context provided by auditing, accounting and ethical standards in making the informed decision about the course of action that are appropriate in the circumstance। मैं अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये एक डिसीजन लेता हूं कि 100 में से 60 सैंपल इज सफिशिएंट। क्या यहां तक बात समझ आती है? नीचे कुछ एग्जांपल दी हुई है आपको। यूजेस ऑफ प्रोफेशनल, हाँ जी, यूजेस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, मटीरियलिटी एंड, मुझे लगता है यहां पे रिस्क है, जरूरी नहीं कि आपको भी लगे यहां पे रिस्क होगा। इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मैं पीबीटी का 5% मटीरियल डिटरमाइन कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप भी पीबीटी का 5% डिटरमाइन करें। आप नेट एसेट का 2% कर लें, या आप पीबीटी का 10% कर लें, या आप पीबीटी का 7.5% कर लें। यहां तक बात देखिए, आयजा ने सिर्फ इतना कहा है आपसे कि आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। सफिशिएंट कितना होगा उसने नहीं बताया। 100 में से कितने सैंपल्स वेरीफाई करने उसने, जब उसने एक चीज नहीं बताया तो इट मींस वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके बेस्ट डिसीजन लेंगे ताकि आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकें। यहां पे अगर आप नीचे वर्ड देखेंगे, मटीरियलिटी, ऑडिट रिस्क, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट procedure, evaluate whether the sufficient appropriate audit evidence has been obtained, drawing conclusion based on the audit evidence obtained। प्यारे बच्चे, जितना वर्ड लिखा हुआ है, जो 4 यूजेस बताए, ये चारों यूजेस बेसिकली आपके, जल्दी जल्दी, ये आपका पूरा कोर्स है। प्लानिंग भी है इसमें परफॉर्मेंस भी है, इसमें कंक्लूजन भी है। तो इट मींस इसकी यूजेस के अंदर पूरा कोर्स शामिल है कि रिस्क आइडेंटिफाई करना, मटीरियलिटी डिटरमाइन करना, परफॉर्मेंस करना। तो जब तक हम पूरा कोर्स नहीं पढ़ेंगे हमें ये वर्ड कभी भी बेहतर, हमने थोड़ा सा मटीरियलिटी का ओवरव्यू लिया था, हमें समझ आ जाना चाहिए कि मटीरियलिटी में एक जजमेंट होती है। और आखिरी चीज, शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, आगे हम एक काम ये कर रहे हैं यार, एक और हैंड आउट होगा मेरे भाई, 1 आ रहा होगा आपके पास, उसको रीड कर सकते हैं हम? मैं आपके साथ रीड कर लूं इसको। अ फ्रेंड ऑफ योर्स, अच्छा ये पूरे सवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमने जितना पढ़ा है हमने वहीं से आंसर ड्राफ्ट करना है। अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ एसेंडल लिमिटेड ऑन रिसीविंग द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट का आपको आइडिया होगा, सही है? ही मेड द फॉलोइंग कमेंट्स, द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड एन बच्चा, अब ये वर्ड समझ आ रहा होगा दोस्त, द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड एन unqualified opinion since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of the transaction, therefore the financial statements are correct in all respects। full stop। सवाल आपने यहां तक पढ़ना है, सही है? और मैं उसके बाद एक लाइन पढ़ रहा हूं, जो मैं लाइन पढ़ रहा हूं आपने भी वहीं से लाइन पढ़नी है। I can safely invest further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management or misrepresentation in the financial statement। सिर्फ एक लाइन मैंने स्किप करी है प्यारे बच्चों, इसके अलावा पूरा सवाल आपके साथ पढ़ा है। सवाल की रिक्वायरमेंट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू रिमूव हिज misconception related to the audit of financial statement including the brief explanation of your point of view। चूंकि मैंने सवाल में से एक लाइन रिमूव करी है तो मैं मार्क्स भी 8 में से इसको 5 मार्क्स कर देता हूं। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, छेती। बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है कि अगर हम सैटरडे से वाकई में ऑडिट पढ़ने जा रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद टॉपिक्स पे टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है कि हम ये इंश्योर कर लें यार कि पुरानी सारी चीजें। और यार अगर कोई ऐसा बच्चा जो आज पहली क्लास है, उसकी फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी मेरे भाई आपसे, क्लास तो हेल्प करेगी इंशाल्लाह बिकॉज सारा रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन जो लेक्चर्स पढ़े हुए कोहर्ट पे या फिर यूट्यूब पे उसको काइंडली आप लोग देख लीजिएगा बिकॉज नेक्स्ट क्लास से पहले, सैटरडे से पहले
ये एक्सक्यूज नहीं हो सकते कि पुराना वाला नहीं आता। आप समझ रहे हैं? और सैटरडे से ये होगा कि आप हम मुझे बता रहे होंगे सर अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा। जो हमने इतनी मेहनत करी है एक हफ्ते से और एक पूरी बेस बनाई है, लेकिन जब तक आप अकाउंटिंग में वो डेबिट क्रेडिट ही नहीं पता होगा ना, आपको स्टैंडर्ड नहीं पढ़ सकते। ये बात समझ आती है ना हम सबको? ऑडिट में भी है, जब तक एक ऑडिट का कंप्लीट ओवरव्यू हमारे पास नहीं होगा, हम आगे स्टैंडर्ड पढ़ ही नहीं। हाँ, यूं पढ़ सकते हैं कि वो उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया और चीजें कर दी, यूं तो कोई भी पढ़ा ले यार। लेकिन अगर आपने वाकई में इसको तमीज से पढ़ना है सब्जेक्ट को, तो प्यारे बच्चों बड़ा इंश्योर करिएगा इस चीज को, पुराने सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। फ्राइडे का पूरा दिन आपके पास आज का दिन होगा। जितना ये डायग्राम हम बना रहे हैं, डायग्राम आप खुद बना सकते हैं। आप घर बैठ के डायग्राम्स को खुद बना सकते हैं। किसी को डायग्राम नोट नहीं करी तभी मैं 8 पेज का प्रिंट लेकर आया हूं, ताकि मैं आपके साथ बैठ के उसको एक बार रीड कर लूं। वैसे तो हम जो एग्जाम्स पढ़ेंगे रीड करेंगे, लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार रीड कर लूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो पढ़ा है हमने वो किताब में लिखा हुआ है, ताकि अगर आपको रिवाइज करना हो तो ये 7-8 पेजेस आप क्विकली रिवाइज कर सके। अगर मैं आपके साथ सवाल पढ़ूं, a friend of yours has invested in the shares of Ascendant Limited. On receiving the company's annual report, he made the following comments. The auditor has expressed an unqualified मतलब unmodified opinion. Unmodified opinion मतलब these FS are prepared in accordance with qualified नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? अनक्वालिफाइड। वो ये कह रहा है कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए, क्लीन रिपोर्ट, अनमोडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of the transaction, therefore the FS are correct in all respect. चलिए मैं आगे भी सवाल पढ़ता हूं। Since no controlled deficiency का वर्ड समझ आता है? कंट्रोल डेफिशिएंसी का मतलब इनएफेक्टिव कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। हमने पढ़ा था ना, या तो कंट्रोल इफेक्टिव होंगे या फिर इनएफेक्टिव होंगे। तो since no control deficiencies and fraudulent conduct had been reported by the auditor, I can safely invest further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct, management or misrepresenting the financial. Write a letter to your friend to remove his related to the audit of the FS, including brief explanation of your point of view. सवाल में प्यारे बच्चों दो ही चीज है, एक सवाल खुद है और दूसरा आपका आंसर। और अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि सवाल में एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप उसको बोलोगे भाई क्या बात कर दी तुमने, ये तो गलत बात कर दी तुमने यार, और उसके इस मिसकॉन्सेप्शन को सही करोगे। ऐसा एक वर्ड मुझे बता दे, मैं वापस आपको टाइम दे रहा हूं। सर सवाल में लिखा हुआ है ऑल, पढ़े वापस से सवाल। Therefore the financial statements are correct in all respect। और एक और वर्ड लिखा हुआ है, एक और वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? There is no risk। प्यारे बच्चों ऐसा हो सकता है कि कोई रिस्क ना हो। ये ऑल रिस्पेक्ट और ये नो रिस्क, ये तो उसने अंग्रेजी के अल्फाज यूज किए हैं। आयजा 200 से लिंक करूं तो आयजा 200 की नजर में कौन सा वर्ड है? जल्दी जल्दी, ये है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। आप कहोगे, आप कह रहे हो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट इन ऑल एंड देयर इज नो रिस्क। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। क्यों मिसकॉन्सेप्शन है? इसलिए मिसकॉन्सेप्शन है बिकॉज एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज दी, बट इट इज नॉट दी बिकॉज देयर आर एंड देयर विल ऑलवेज बी एन inherent limitation of audit which are as follows। ये वही आंसर है जो आज से हमने पहली क्लास में बनाया था, लेकिन आईकैप ने क्या करा? आईकैप ने आपको डॉज किया। कैसे डॉज किया? सवाल में इंटरनल कंट्रोल का भी वर्ड, सवाल में फ्रॉड का भी वर्ड, सवाल में सैंपलिंग का भी वर्ड, मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन आपने टेस्ट कर ली है। यहाँ समझ आ रही है? सवाल में अनमोडिफाइड ओपिनियन, आप सोचें वो आयजा 700 की तरफ भी लेके जा रहा है, आयजा 500 की तरफ भी लेके जा रहा है, फ्रॉड की तरफ भी लेके जा रहा है, सैंपलिंग की तरफ भी लेके जा रहा है, इंटरनल, लेकिन एक जगह पे लेके नहीं जा रहा, डायरेक्टली एक जगह पे लेके नहीं जा रहा। कहां लेके नहीं जा रहा? आयजा 200 में। लेकिन सवाल में उसने वर्ड ऐसे यूज कर लिए जो कि किस चीज की इंप्लीकेशंस है? आयजा 200 की इंप्लीकेशंस है। ये भी ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, और हमने इनहेरेंट लिमिटेशन के सारे सवाल किए। हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी किया,
हमने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी किया, और ये जो सवाल होता है, अच्छा ये सवाल कितने नंबर का है? अभी तो हमने सिर्फ 4 नंबर का लिखा है, इसके नीचे 4 आइजाज और है। ये पहला सवाल है, पहला ही सवाल पेपर में ऐसा आया जिसका आंसर 4 आइजाज से, इसके अंदर फ्रॉड से भी आंसर है, इसके अंदर आइजा 700 से भी आंसर है, इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल से भी आंसर है। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक आपके बात समझ आती है? लेकिन सवाल में जो ये वर्ड आपने पढ़ा, आपने कहा नहीं यार ये तो बात कर रहा है, इससे तो एक कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा है, ऑडिट का कौन सा कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा है ये, और फिर आपने 4 मार्क्स यहां से लेना स्टार्ट। क्या समझ आ रही है? तो आज की क्लास अगेन वापस से इंश्योर करना है चीजों को, ताकि जब हम सैटरडे को बैठे प्यारे बच्चों तो बिल्कुल एक्टिव होके बैठे, पुराना सारे कोई टेंशन ना हो, ना हैंड आउट की ना किसी चीज की। तभी एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूं, ताकि सैटरडे से प्यारे बच्चों आप यकीन करिएगा जो सैटरडे को पढ़ेंगे वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, और फिर जो सैटरडे को जो लिखा हुआ है उसी से हम इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन का पढ़ लेंगे, और जो सैटरडे को पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे हम आगे आओ, फिर उसके बेस पे जो आगे आयजा पढ़ेंगे उससे एक और आयजा करेंगे। आप समझिएगा कि आप हर दिन कोई ना कोई एक दरवाजा खोल रहे होंगे और आप मजीद अपने कोर्स की तरफ जा रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा चले, जबरदस्त। इसके बाद जल्दी छेती छेती, इसके बाद हमने कहा चले जी आ जाते हैं किस पे, आ जाते हैं आयजा 315 पे। और आयजा 300, अच्छा हर स्टैंडर्ड का सुनिएगा, अगर आयजा 200 है तो स्टैंडर्ड का एक स्कोप होगा और एक ऑब्जेक्टिव होगा। स्टैंडर्ड का एक स्कोप होगा और एक ऑब्जेक्टिव। हर आयजा का कोई ना कोई स्कोप होगा और कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। सही है? स्कोप बड़ा ही प्रिसाइज वे में मैक्रो फैक्टर्स लेवल पे बता रहा होगा कि आपकी जिम्मेदारी ये है। ऑब्जेक्टिव में वो बड़ा पिन पॉइंट करके आपको बता रहा होगा कि ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? ऑब्जेक्ट हर आइजा 2 चीज आपको बताएगा, एक स्कोप बताएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव। अगर आप IS2 देखेंगे तो वहां भी आप जाके देखेंगे तो IS2 भी आपको बताएगा कि जिस स्टैंडर्ड का स्कोप ये है और इसका ऑब्जेक्टिव है। ये डील करता है इन्वेंट्री से, ये पीपी से डील नहीं करता। IS2 पीपी पे अप्लाई नहीं होगा स्कोप। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जी इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी, कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगी, एनआरवी कैसे डिटरमाइन होगी, मेथड्स कौन से होंगे और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? आइजा 315 प्यारे बच्चों मुझे जल्दी से बता दें इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जल्दी छेती छेती। हाँ जी, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मुझे ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग। क्यों? जल्दी जल्दी, मुझे ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। क्यों? ताकि मुझे क्या आइडेंटिफाई करने हैं? सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं? नहीं सर, असेस भी करने हैं। कौन से 2 लेवल पे करने हैं? एफएस लेवल पे और असर्शन लेवल पे। ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। तो आइडेंटिफाई एंड, इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए ऑब्टेन करनी पड़ेगी। क्या ऑब्टेन करनी पड़ेगी? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी? एनवायरमेंट की, एंटिटी की, और एक और चीज इंटरनल का। अब कंप्लीट कर रहा हूं मैं इसको। एक और चीज कौन सी? इंटरनल। दोस्त क्लियर हो? यहाँ पे 3 चीजों की आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो कि आपके पास इंक्वायरी भी हो सकता है, जो कि आपके पास ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन भी हो सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इंक्वायरी। अच्छा, जब आप ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे तो इसका मतलब है आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जो कि क्या चीजें होंगी? रिस्क फैक्टर्स। इस रिस्क फैक्टर्स को आपने लिंक करना होगा या तो एफएस लेवल से या फिर एसर्शन लेवल से। क्या यहां तक बात समझ आती है? एफएस लेवल का रिस्क मोर परवेजिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ, एक ऐसा रिस्क है जो कि परवेजिव का वर्ड आप समझ आ रहा होगा, जो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ है। किसी एक जगह से मैं उसको लिंक, एजर्शन लेवल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है? पीपी की किसी एजर्शन से लिंक्ड होगा, इन्वेंट्री की किसी एजर्शन से लिंक्ड होगा।
जब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर लोगे या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो फिर अगला काम क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें अगला काम क्या होगा, असेसमेंट। और असेसमेंट दो किस्म की होगी, या तो नॉर्मल रिस्क होगा या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, ऐसा ही है। और सिग्निफिकेंट रिस्क हमने क्या पढ़ा, दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। लेट से अगर वो रिस्क किस चीज का है, एस्टिमेट्स का है, अगर वो रिस्क किस चीज का है, डन हो गया मेरे भाई, यहाँ पे बात समझ आती है यहाँ पे। और स्टैंडर्ड कहते हैं ये सारा काम तो प्लानिंग फेज का है, लेकिन अगर आपको जल्दी 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 क्या था, अगर आप परफॉर्मेंस फेज में, आप कंक्लूडिंग फेज में, और आपको अगर एक न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है तो इट विल हेल्प द ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, अपने रिस्क को रिवाइज कर, जब रिस्क रिवाइज करेगा तो उसके अगेंस्ट फिर मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। बच्चों यहां तक बात समझ आती है। इस चीज को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, हमने कुछ सवाल भी ड्राफ्ट किए थे, हमने रिस्क भी आइडेंटिफाई करे थे। अगर आप एक सेकंड हैंड आउट पे आए प्यारे बच्चों, जो बड़ा वाला हैंड आउट है, अगर मैं आपके पास नेक्स्ट पेज पे आऊं तो आपको एक हेडिंग दिख रही होगी किस चीज की, आइजा 315। इसका नाम क्या है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स। क्या ये वर्ड समझ आता है प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, स्टैंडर्ड का स्कोप है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ, जल्दी जल्दी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स स्कोप। बड़ा प्रिसाइज होगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करेगा। The objective of the auditor is to, जल्दी जल्दी, identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or at the FS and assertions level through understanding the entity and its environment including internal control, thereby providing a basis for designing and implementing response to the assessed risk of material। मैं रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करता हूं, ताकि आगे जाके उसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स डिजाइन कर सकूं। कि अगर फ्लड की वजह से यहाँ पे मसला है तो मैं बैठ के कटी पहाड़ी पर स्टॉक काउंट करने नहीं जाऊंगा, मैं बैठ के बदीन और दादू में ही स्टॉक काउंट करने जाता हूं। जो रिस्क होगा उसी के अगेंस्ट में एक प्रोसीजर्स को डिजाइन कर रहा हूं। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? पहला ऑब्जेक्टिव, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड assess the risk of material misstatement। मैं किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा हूं, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ द एंटिटी, जिसमें मैं किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, द वे द एंटिटी स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस। आपको याद आ रहा होगा हम एनवायरमेंट में इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे थे, हमने फिलहाल ये पढ़ा था। एंटिटी में नेचर, पैसा कहां से आया और पैसा इन्वेस्ट कहां पे किया। यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आए। सेकंड स्टेप, जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली तो फिर क्या करूंगा, लिंक द रिस्क टू द assertion level and FS level to provide a basis for designing and performing further audit procedure। दो वर्ड आ रहे हैं, assertion level and FS level। What is assertion? Representation by the management। मैनेजमेंट एक दावा करती है, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur। क्या मतलब इसका, क्या मतलब कि different types of potential misstatement that may occur, क्या मतलब इसका? अगर पीपी है तो मैनेजमेंट क्या चार दावे कर रही है आपसे, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड, और यही चार एजर्शन में यूज करूंगा टू डिटरमाइन कि ये मसले हो सकते हैं। ये एजर्शन लेवल है प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? व्हाट इज एफएस लेवल?
risk of material misstatement at the FS level refers to the risk that relates pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assertions. इसके एग्जांपल क्या है? मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. कंसर्न, थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है, कंसर्न्स ओवर द मैनेजमेंट इंटेग्रिटी. अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे आपको डाउट है प्यारे बच्चों, तो सिर्फ पीपी का मसला नहीं होगा, सिर्फ इन्वेंट्री का मसला नहीं होगा, पूरे का पूरे एफएस का मसला होगा. व्हाट इज रिस्क एट द assertion level? Risk at the assertion level are those which relates to the specific. बड़ा स्पेसिफिक क्या मतलब? मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया तो बड़ा स्पेसिफिक इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में मसला है. दिस इज कॉल्ड assertion level risk. यहां तक बात समझ आती है. लेकिन अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में डाउट हो रहा है तो आप किसी स्पेसिफिक assertion से मैं इसको ले नहीं कर सकता. ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मसला है. डन हो गया यहाँ पे. अच्छा, how to obtain understanding of the entity and its environment including its internal control. मुझे क्या परफॉर्म करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों? Risk assessment procedures. The audit procedures performed to obtain an understanding of the entity and its environment including the entity's internal control to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error at the सुनिएगा, ये वो प्रोसीजर है जिससे आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ये वो प्रोसीजर नहीं है जिससे आप एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं. क्या यहां तक बात समझ आती है? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर दोस प्रोसीजर्स दैट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द एफएस लेवल और एट द assertion लेवल. डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे. अच्छा, और हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास इंक्वायरी मौजूद है, एनालिटिकल प्रोसेस हमने नहीं पढ़ा, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन मौजूद है. नेक्स्ट पेज पे मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर चुका हूं एफएस लेवल पे और assertion लेवल पे. अगला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जल्दी छेती मुझे रिस्क को क्या करना पड़ेगा? रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल रिस्क एंड सिग्निफिकेंट रिस्क. व्हाट इज सिग्निफिकेंट रिस्क? An identified and assessed risk of material misstatement that in the auditor's judgment. कौन सी वाली जजमेंट? जल्दी कौन सी वाली जजमेंट? और तभी आप प्रोफेशनल जजमेंट की जाके एग्जांपल में देखें, वहां पे वो कहता है कि जो आप रिस्क की असेसमेंट करते हैं इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. सही है. दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन in exercising the judgment as to which risk are the auditor shall consider at least the following. सारे नहीं पढ़ रहा, पहला पढ़ रहा हूं. whether the risk is a risk of fraud और second last पढ़ रहा हूं, the degree of subjectivity in the measurement of financial information such as accounting. अगर किसी रिस्क में फ्रॉड का रिस्क है या एस्टिमेट्स का रिस्क है, it shall be treated as a, और हमने पूरी इक्वेशन पढ़ी थी प्यारे. मुझे सिग्निफिकेंट रिस्क होगा तो इनहेरेंट रिस्क हाई हो जाएगा, इनहेरेंट रिस्क हाई हो तो मेरा ऑडिट रिस्क हाई हो रहा होगा. उसको कम करना है, कैसे कम करूंगा? मेरे कंट्रोल में क्या है? डिटेक्शन रिस्क है. मैं डिटेक्शन रिस्क को कम करूंगा. कैसे कम करूंगा? मैं ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म करूंगा. डन हो गया भाई यहां तक. अच्छा जी, और आखिरी में आपके पास लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट रिवीजन ऑफ the auditor's assessment of the risk of material misstatement at the assertion level may change during the course of audit as additional audit evidence is obtained in circumstances where the auditor obtains audit evidence from performing further audit procedure or if new information is obtained either of which is inconsistent with the audit evidence on which auditor originally based the assessment. The auditor shall revise the assessment and modify the further planned audit procedures accordingly. जब मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा था तो लेट से मैंने फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया था, लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस फेज में आया और जब मैं टिकटें देखना स्टार्ट करी तो मेरे पास एक न्यू इंफॉर्मेशन आई, एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई जो कि एक इनकंसिस्टेंट थी. प्यारे बच्चों, मैं फौरन से जाके फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई, सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करके बैठ नहीं जाऊंगा, उसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करूंगा. क्या ये बात आपके समझ आती है? रिस्क तो आइडेंटिफाई इसलिए करता हूं ताकि उसके अगेंस्ट क्या कर लूं? प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं. अच्छा जी, इसमें इससे रिलेटेड कोई सवाल? हमने क्विक रीडिंग करी है जी मेरे भाई. जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो ये पॉसिबल है कि
ऑडिट में फ्रॉड किया तो फिर उसके प्रोसीजर क्या है? मेरी बात सुनिएगा, इन सारे प्रोसेस में मुझे किसकी इंटेग्रिटी पे डाउट हो रहा है? अभी आपने क्या बोला, कहां पे मसला हो सकता है? रेवेन्यू की वजह से पीपी में भी हो सकता है, बैंक लोन में भी हो सकता है, परचेजेस में भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, कौन से लेवल का रिस्क है? ये एफएस लेवल का रिस्क होगा। अब मैं इसको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से लिंक नहीं कर सकता। मैं कहूंगा यार अगर मैनेजमेंट ही 2 नंबर है ना, तो उसने कहीं पे भी 2 नंबर ही कर सकती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। यहाँ तक बात समझ आती है? लेकिन मुझे लगता है नहीं, फ्रॉड का रिस्क नहीं है, सही है। मुझे लगता है रेवेन्यू की कंप्लीटनेस का रिस्क है। तो मेरी अब जो ये रिस्क होगा कौन सा कहलाएगा? ये एजर्शन लेवल का रिस्क कहलाएगा। बच्चों डन हो गया? तो एक एफएस लेवल होगा, एक एजर्शन लेवल होगा। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा। एक सवाल आ रहे हैं, उसके बैक पे आएंगे प्यारे बच्चों। You are the audit manager responsible for the audit of ABC company. You have currently 3 resources to carry out the audit on time. Therefore, your partner is requested to assess the risk in the below situation in which it is pertaining to ABC company. सवाल की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ रहा हूं। Based on the above situation, identify whether it is a significant risk or normal risk। या तो significant risk है या नॉर्मल। सिर्फ इतना आपने मुझे बता देना है, बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन, सिर्फ ये बता दें सिग्निफिकेंट रिस्क है। और मैं अगेन आपसे कहता हूं, ये आइजा 315 का सवाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन 315 अभी भी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, ना एफएस लेवल पूरा पढ़ा है, ना एजर्शन लेवल पढ़ा है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है कि यार 315 में मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूं। क्यों अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूं? ताकि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करूं। किस लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकता हूं? एफएस लेवल पे। और जब रिस्क आइडेंटिफाई होगा तो अगला स्टेप क्या होगा? इसकी असेसमेंट करनी होगी। और जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, क्या हमेशा ये रहेंगे? नहीं, मैं अपने रिस्क को क्या कर सकता हूं? रिवाइज कर सकता हूं। और जो रिस्क आइडेंटिफाई करने होंगे तो किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी? एंटिटी, एनवायरमेंट और इंटरनल। कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो कि इंक्वायरी भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, इंस्पेक्शन भी हो सकती है। डन हो गया? सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं बच्चों। कंपनी हैज सम आउटडेटेड इन्वेंट्री। अब 5 से 7 मिनट में आपको दे रहा हूं, ये सवाल आपने खुद पढ़ना है और इसी के आगे लिखना है कि आपको क्या लग रहा है, ये नॉर्मल रिस्क है या फिर जल्दी छेती छेती इससे सिग्निफिकेंट रिस्क है। द कंपनी, सवाल की रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क और अ नॉर्मल रिस्क। कंपनी हैज सम आउटडेटेड इन्वेंट्री एंड बेस्ड ऑन योर डिस्कशन विद द फाइनेंशियल कंट्रोलर मैनेजमेंट में रिकॉर्ड सर्टेन प्रोविजन। प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट रिस्क है, नॉर्मल रिस्क है? क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क है? सर प्रोविजन में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन पे मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा मेरे भाई, आ जाओ यार। इसी इंफॉर्मेशन में आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा। ये जो लाइन हमने पढ़ी, ये एफएस लेवल का रिस्क है कि एजर्शन लेवल का रिस्क है? क्यों? इन्वेंट्री की स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, इससे कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, इससे वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यू, इससे रेवेन्यू का भी मसला नहीं है, इससे बाकी किसी जगह का मसला नहीं है। क्या बात समझ आती है? अच्छा, द प्रेमिसेस फ्रॉम विच ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इज ऑन रेंट। हाँ जी। अच्छा, 2 चीजें हो सकती है इसके अंदर। अगर मैं आपसे एज्यूम करूं कि हम उसको रेंट एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्यारे बच्चों इसमें कोई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होंगे? नहीं यार। अगर साल का 120 रुपए का रेंट है तो आप आराम से एग्रीमेंट देख सकते हैं, एग्रीमेंट से आपका 120 रुपए वेरीफाई हो जाएगा, आप इनवॉइस देख लेंगे, इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मेरा कौन सा रिस्क है? ये। और अगेन, ये एफएस लेवल का रिस्क है कि एजर्शन लेवल का रिस्क है? यार ये एजर्शन, ये रेंट एक्सपेंस में कोई रिस्क होगा, सही। इसकी वजह से पीपी में कोई रिस्क नहीं है, इसकी वजह से इन्वेंट्री में कोई रिस्क नहीं है, एफएस लेवल का रिस्क नहीं है। ये मोर परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल रिस्क नहीं है। द प्लांट एंड मशीनरी आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज generator, therefore in the profit and loss account you will also find electricity and
गैस एक्सपेंस प्यारे बच्चों कौन सा रिस्क है? मेरा नॉर्मल रिस्क है। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी को वेरीफाई करने में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा देव आप क्लियर हो यार? पक्का? ड्यूरिंग द ईयर द कॉम्पिटिटर हैज इंट्रोड्यूस्ड which reduce the demand of the product of the company, therefore the plant and machinery is not running at the full capacity. हाँ जी, सिग्निफिकेंट रिस्क कैसे हो गया? हाँ जी, क्योंकि आपको वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करने के लिए या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमाइन करने के लिए क्या इन्वॉल्व होंगे? और जहां एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो गए प्यारे बच्चों, इट शैल बी ट्रीटेड एज अ एंड इट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। क्या मतलब? इनहेरेंट रिस्क बढ़ रहा है, जब इनहेरेंट रिस्क बढ़ रहा है तो मेरा ऑडिट रिस्क भी बढ़ रहा है। जब ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा। मेरे कंट्रोल में क्या है? डिटेक्शन। इसमें डिटेक्शन इसको क्या करूंगा? कम करूंगा। कैसे कम करूंगा? मैं ज्यादा से ज्यादा सैंपल साइज परफॉर्म करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में ज्यादा सैंपल साइज परफॉर्म करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। बच्चों ये बात समझ आती है अब हमें? जबरदस्त। द कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। हाँ जी, ये मेरा नॉर्मल रिस्क है। क्यों? परचेज को वेरीफाई करने में कोई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व। 100 रुपए का माल खरीदा है, 100 रुपए से परचेज रिकॉर्ड होगी। एस्टिमेट नहीं है कि 150 होगा या 80 होगा। 100 का माल खरीदा है, 100। इसमें ना एस्टिमेट से ना फ्रॉड की कोई बात की गई है। मेरा कौन सा रिस्क है प्यारे बच्चे? ये अच्छा। The company has some long outstanding receivable from certain customer who has not paid the balance from many years due to financial difficulties. हाँ जी सर, ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क है? इसमें भाई कितने पैसे देगा, कब देगा, देगा भी क्या नहीं देगा, कितने से प्रोविजन करूं, ये इनवॉइस वगैरह से वेरीफाई नहीं होगा। इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एस्टिमेट्स। During the year, the company has purchased certain office equipment such as। डन हो गया प्यारे बच्चों? इसी सवाल को हम कुछ यूज करके मेरे भाई, इसी सवाल को कुछ हम यूज करके हम रिस्क भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम क्या काम कर रहे थे? रिस्क को असेस करते हैं। इससे प्रीवियस एक काम क्या है? रिस्क को, फॉर एग्जांपल जो पहले इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, कंपनी हैज सम आउटडेटेड इन्वेंटरी एंड बेस्ड ऑन योर डिस्कशन विद द फाइनेंशियल, बेस्ड ऑन योर डिस्कशन विद द फाइनेंशियल कंट्रोलर का मतलब है यू हैव परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और देयरफॉर मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली, कंपनी हैज सम आउटडेटेड इन्वेंटरी, मैनेजमेंट में रिकॉर्ड सर्टेन प्रोविजन। प्यारे बच्चों इसमें कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है? बच्चों इस पहला पॉइंट में कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? जल्दी, क्या सवाल में कोई रिस्क फैक्टर दिया हुआ है? इस सवाल में कोई रिस्क फैक्टर दिया हुआ है? outdated inventory, therefore there is a risk of overstatement of। जहां आप ये कह रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तो आप आईके को क्या बताना चाह रहे हैं? कौन से लेवल का रिस्क है? ये assertion लेवल का रिस्क है। और रिस्क क्या है? एफएस may not be equal to, तो आप कहेंगे इन्वेंटरी शायद इंपेयर्ड हो गई है और मैनेजमेंट ने सफिशिएंट प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया होगा एज पर IS2, दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा जी, जी मेरे भाई कोई सवाल? सॉरी, नंबर 3 आपका नॉर्मल रिस्क है। कैसे? देखिए इस तरह तो आप सारे पॉइंट्स में अगर आप कहते हैं कि फ्रॉड है तो फिर तो सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया ना मेरे भाई। अगर तो आप सारे पॉइंट्स पे कहते हैं कि इसमें फ्रॉड है तो वो तो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया। सवाल में ऐसी कोई फ्रॉड की कैरेक्टरिस्टिक आ नहीं रही। जब आ नहीं रही तो मैं इसलिए फ्रॉड वाली बात को नहीं कर रहा। मैं फिर सिंपल ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर एस्टिमेट्स तो इन्वॉल्व नहीं। डन हो गया मेरे भाई? अच्छा जी बच्चों 315 के बाद हम मूव कर गए, कहां मूव कर गए? आइजा 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। और ये आया है क्यों? इसलिए बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या करे थे, इतने सारे रिस्क को और रिस्क आइडेंटिफाई और असेस इसलिए करे थे ताकि उस रिस्क के अगेंस्ट में प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकूं और क्या ऑब्टेन कर सकूं मेरे प्यारे बच्चों? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। डन हो गया भाई? अच्छा जी, एक सेकंड हैंड आउट में आएंगे बड़े वाले, पेज नंबर 5।
ISA 500 audit evidence. Scope: this ISA explain what constitute audit evidence in an audit of and deals with the auditor's responsibility to design and perform audit procedure, risk assessment procedures nahi, audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on auditor's opinion. What is sufficient appropriate audit evidence? The auditor shall design and perform audit procedures that are appropriate in the circumstances for the purpose of obtaining sufficient appropriate audit evidence. What is sufficient? Jaldi. The measure of quantity of audit evidence. अगले पेज पे क्या आ रहा है? Appropriateness. सिर्फ इसको precisely read करेंगे. Appropriate deals with the quality of audit evidence, that is its relevance and reliability in providing support for the conclusion on which the auditor's opinion is based. Relevance deals with the logical connection with, वही logical connection मतलब कि अगर रेवेन्यू की कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है तो आपको रेवेन्यू सैंपल कहां से सेलेक्ट करने पड़ेंगे? स्टोर रूम से करने पड़ेंगे, जहां पे क्या आ रहे होंगे? वो पर्चे आ रही होगी, वहां से सैंपल सेलेक्ट करने पड़ेंगे. लॉजिकल कनेक्शन. द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस वी आर एप्रोप्रिएट द असर्शन अंडर कंसिडरेशन. यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इसकी अकरेंस को वेरीफाई करने के लिए मैंने सैंपल कहां से सेलेक्ट करे थे? रेवेन्यू रजिस्टर से. और इसी की कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए मैंने सैंपल कहां से सेलेक्ट करे थे? मैंने स्टोर रूम से. इसी तरीके से फिक्स एसेट की एग्जिस्टेंस के लिए मैनेजमेंट जो मुझे फिक्स एसेट कह रही है उसको मैंने वहां से सैंपल सेलेक्ट करे, जाके एग्जिस्टेंस देखी, और कंप्लीटनेस के लिए फिजिकल या वेयर हाउस से जाके कुछ सैंपल सेलेक्ट करे और उसको जाके लॉजिकल कनेक्शन असर्शन अंडर कंसीडरेशन. इन वर्ड्स को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था बच्चा, सही है. द रिलायबिलिटी of information to be used as audit evidence and therefore of the audit evidence itself is influenced by its source and its nature. The reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent source outside the organization, outside the entity. The reliable, अच्छा second point हम नहीं पढ़ रहे. Third, audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than the audit evidence obtained indirectly or by inference. Audit evidence in a documentary form, whether the paper, electronic or other medium, is more reliable than the evidence obtained orally. Audit evidence provided by the original document is more reliable than the audit evidence provided by photocopies. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी. तो इस चीज को हमने कहा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सफिशिएंट हमारा डील करता था किससे? डील करता था क्वांटिटी से. एप्रोप्रिएट डील करता था किस चीज से? क्वालिटी से. क्वालिटी में हम कहते थे हमारे पास दो चीजें रेलेवेंट है, एक रेलेवेंट है और एक रिलायबल है. रेलेवेंट का मतलब क्या था? assertion under consideration and direction. आपका प्रोसीजर रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब इसका एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए. कुछ डन हो गया यहाँ पे. अगली चीज फिर हमने जो डिस्कस करी थी वो क्या करी थी? वो आइजा 700. और आइजा 700 किससे डील करता था बच्चों? आइजा 700 किससे डील करता था? अनमॉडिफाइड ओपिनियन से. और अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता था? These FS are prepared in accordance with IFRS. लेकिन अगर मुझे ये ओपिनियन नहीं देनी है तो फिर मैं कहां फॉल कर जाऊंगा? आइजा 705 में. और आइजा 705 डील करता था किससे? मॉडिफाइड ओपिनियन से. मॉडिफाइड ओपिनियन कब दूंगा प्यारे बच्चों? जब मिस स्टेटमेंट होगी या मेरे पास स्कोप लिमिटेशन होगी. जब मिस स्टेटमेंट होगी तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS. अगर ये मटेरियल होगा तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? और अगर मटेरियल प्लस परवेसिव होगा तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? एडवर्स. इसी तरीके से स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है? FS इज नॉट इक्वल टू IFRS. ये तो मुझे पता ही नहीं है. इसका मतलब है ऑडिटर is unable to obtain sufficient appropriate
ऑडिट एविडेंस, और इसका अगर इम्पैक्ट मटेरियल होगा प्यारे बच्चों तो कौन सा ओपिनियन दूंगा, क्वालिफाइड। मटेरियल प्लस परवेजिव होगा तो कौन सा ओपिनियन दूंगा, ये भी क्वालिफाइड है, ये भी क्वालिफाइड है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, यहां मैं कहता हूं कि इन्वेंट्री में इतने का इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, यहां मैं कहता हूं मुझे नहीं पता इन्वेंट्री में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं पता इन्वेंट्री आईएफआरएस के हिसाब से बनी भी है कि नहीं बनी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमारे पास ये मॉडिफाइड ओपिनियन है जो हमने डिस्कस किया था आइजा 705 में। अब तक प्यारे बच्चों हम ये सारा पढ़ चुके हैं, सही है। हमने इसको हैंडआउट से रीड नहीं किया था, मैं अगेन आपके सामने कुछ बातें करने जा रहा हूं। उसको खुदा, हमारे पास टाइम क्या हो रहा है अभी, पूरे 2 बज रहे हैं, हमारे पास आधा घंटा है ना अभी। क्यों, 2:30 तक क्लास है ना हमारी, 2:15 हो रहा है। टाइम पूछ रहा हूं आपसे, 1:55 हो रहे हैं ना, सही है। हम 15 से 20 मिनट में हम क्या कर लेंगे, इसको ऑफ कर लेंगे। लेकिन अब जो मैं आपसे 15-20 मिनट बात करने जा रहा हूं, खुदा का वास्ता है इसको सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगेन आपसे बार बार ये कह रहा हूं, हमने इनमें से कोई भी आइजा कंप्लीट नहीं पढ़ा। ये बात समझ आती है आपको? हमने इनमें से कोई भी आइजा कंप्लीट, ना ही इन आइजाज के अब तक हमने कोई पास्ट पेपर्स की, हमने कुछ नहीं किया, ना ही इन आइजाज की हमने प्रैक्टिस की है, हमने कुछ नहीं किया। हैंड आउट भी सिर्फ इसलिए रीड कर लिया ताकि आपको एक कंफर्ट आ जाए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, वही चीजें हैंड आउट में लिखी गई है, सही है। जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है वही चीजें ऐसे ही हैंड आउट में लिखी गई है, सिर्फ इसलिए ताकि पेपर से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले अगर आपने कोई चीज रीड करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, तो आपके पास एक हैंड आउट हो। सैटरडे संडे से हमें इंशाल्लाह किताब मिल जाएगी। और सैटरडे से हम कैसे पढ़ेंगे, एक नया आइजा स्टार्ट करेंगे, उस आइजा की पूरी डायग्राम प्लॉट करेंगे, उसकी लॉजिक और लिंकिंग समझने की कोशिश करेंगे। सैटरडे से हमारे आई कैप के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे करेंगे। उसके अलावा आई कैप और सीए फाइनल और एसीसी और आईसीएडब्ल्यू के जितने सवाल हैं उसको हम कर रहे होंगे, आंसर्स किताब में आ रहे होंगे, वो सजेस्टेड आंसर्स को देख रहे होंगे, चाहे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो या। और नेक्स्ट क्लास में मेरा आपको चैलेंज है कि हम स्टार्ट शायद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से करें। पहला वाला आप कर लेंगे, मैं सिनेरियो की तो बात ही नहीं कर रहा, पहला आप कर लेंगे, दूसरा आप कर लेंगे, तीसरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। पर आपके सामने डायग्राम होगी, आपके सामने हैंड आउट होगा, सिनेरियो तो बात की बात है। जब सिनेरियो में भी जाएंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि यार ये स्टैंडर्ड के अंदर लॉजिक, लिंकिंग और ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, सही है। एक बेस हमने बनानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेस हम बना चुके हैं। जो पूरी डायग्राम मैंने आपके सामने रखी है ये बेसिकली ऑडिट के, जल्दी जल्दी बच्चों, ये 5 एलिमेंट्स है। इसमें ऑडिटर की जिम्मेदारी भी दिखेगी आपको, इसके अंदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी दिखेगा, इसके अंदर आपको ओपिनियन और रिपोर्ट भी दिखेगी। जितना कुछ हमने ये पढ़ा है ये सारा का सारा ऑडिट के 5 एलिमेंट से डिराइव होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता आप थोड़ा सा ये देख ले, हमारे पास कितने, पहला एलिमेंट क्या होता है, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट और ऑडिटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, आइजा 200 मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, डन हो गया। ऑडिटर की जिम्मेदारी डन हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी कुछ जिम्मेदारी है, सही है। मेरी जिम्मेदारी क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने कि नहीं बने, और जो इनहेरेंट लिमिटेशन है वो यहीं से ड्राइव होती है। आइजा 315 ऑडिट रिस्क। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस, जल्दी जल्दी जल्दी, मे नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। एफएस मे का वर्ड यूज हो रहा है, सुनिएगा मेरी बात को। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? एफएस इज या एफएस आर नॉट इक्वल टू, ये समझने की कोशिश करिएगा। प्लानिंग फेज में मैं मे का वर्ड यूज करता हूं क्योंकि मैंने कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म, मैं कहता हूं मेरा रिस्क है कि मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड क्या पता करी हो और क्या पता बिल्कुल सही करी हो, तो मैं कहता हूं शायद एफएस आईएफआरएस के हिसाब से
नहीं बने। इस शायद को यकीन में कन्वर्ट करने के लिए, या ये शायद सही है या गलत है, मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता हूं। या तो करूंगा, या अगर तो नहीं करता प्यारे बच्चों तो या तो क्वालिफाइड हो जाएगा या डिस्क्लेमर हो जाएगा। अगर करूंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मुझे कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई, और यहां पे मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या, एफएस इज नॉट इक्वल टू आईएफआरएस। अगर मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड कर दूंगा, मटेरियल प्लस परवेसिव होगा तो एडवर्स कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? सारी चीजें ऑडिट के 5 एलिमेंट्स को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। डन हो गया? और ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है कि हमें आज ये आइडिया हो गया और हमने क्विकली रिवीजन भी कर लिया, लेकिन आपकी शक्लों से और हैरानगी से मुझे ये लग रहा है कि आपने इस 7-8 दिन या 10 दिन ऑडिट को बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया। और ये चीजें को मैं तीसरी या चौथी बार बैठ के आपको रिवाइज कर रहा हूँ। मैं हर क्लास में पुराना भी रिवाइज कराता हूँ। आज की पूरी क्लास में मैं चाहता मैं नया टॉपिक भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने पूरा आपको बैठ के रिवाइज करा। आज की क्लास में हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आज की क्लास में हमने सिर्फ एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन दी। अब तक जो हुआ माफ किया, आगे अगर आप करेंगे आप अपना नुकसान करेंगे, ये मेरी बात समझ लो। आगे अब अगर आप करेंगे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। अगर अब भी नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यार आपने हैंडआउट्स को रेफर करना है या आपने पास्ट पेपर्स देखने बैठ जाए या स्ट्रेट टेक्स्ट देखने बैठ जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ जो बेसिक चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे हम आगे जाके पूरा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आगे 4 महीने हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके, इन कॉन्सेप्ट से कोई आइजा पढ़ेंगे, उस आइजा से एक और आइजा पढ़ेंगे, उन 2 आइजा से फिर हम तीसरा आइजा पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको अगर इन कॉन्सेप्ट्स में आपकी ग्रिप नहीं होगी। और ये बात समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, खुदा का वास्ता है, सैटरडे या उसके बाद ये वाला एक्सक्यूज नहीं। अगर आप चाहते हैं यार पेपर पहले अटेम्प्ट में पास हो जाए, अगर आप चाहते हैं यार कि इसके बेसिस पे फर्म में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वहां पे मुझे हेल्प मिल जाए, आप चाहते हैं यार फर्म में बैठ के जो मैं पढ़ रहा हूँ वही बैठ के अप्लाई करूं, सीफएफएसएस का पर्चा पास हो जाए, एमएस7 पास हो जाए, ये पहली बार आप कैफ में ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, खुदा का वास्ता है अब थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइएगा प्यारे। सही, अब तक जो था हनीमून पीरियड था, अब से हनीमून पीरियड नहीं, अब से रेप पीरियड है। सही है? अब बैठ के आपने और हमने, और मतलब मैं तो कर ही रहा हूं, आपने थोड़ी सी प्यारे बच्चों, अगर एक चीज को हम 5-5 बार रिवाइज कर रहे हैं तो ये आपका नुकसान हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको ग्रिप में होनी चाहिए सारी चीजें। सही है? और ये बड़ा जरूरी है कि हमें कॉन्सेप्ट पता हो, बिकॉज अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप नहीं होंगे ना प्यारे बच्चों, आपके लिए आगे थोड़ा सा मसला आ जाएगा। आगे से जो स्टार्ट होगी चीजें प्यारे बच्चों, एक एक दिन में 2-2 दिन में हमारे आइजाज कंप्लीट हो रहे होंगे, और ऐसे कंप्लीट हो रहे होंगे कि आप कहेंगे यार वाकई में ये चीजें लॉजिकल है। डन हो गया मेरे भाई? एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? वो एक्सपेंस जो हमने किए हैं वो लेकिन पैसे नहीं दिए, तो फिर लायबिलिटी क्या होती है मेरे भाई? जल्दी। हाँ, एक्रूड एक्सपेंस वो होता है कि मैंने पैसे नहीं दिए, तो फिर लायबिलिटी क्या होती है? सेम होती है। तो लायबिलिटी में और एक्रूड एक्सपेंस में फर्क क्या होता है? एक सेकंड दोस्त, जिससे पूछो वो। मैडम एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? जो पे नहीं करे, यही है? यही है बच्चों, यार चले आ जाए भाई। एक्रूड एक्सपेंस क्या है? जो मैंने पे नहीं किया। तो फिर लायबिलिटी क्या है? आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपसे अगर 10 बातें करूं ना प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे आज बैठ के 10 बातें करूं, 10 में से आपको 10 का आंसर नहीं पता होगा। अगर आज बैठ के मैं आपसे 10 उन सब्जेक्ट का जो कि आपकी क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है? अकाउंटेंट, और मैं वहां पे अगर आपसे 8-10, और मैं कोई मुश्किल चीजें थोड़ी मतलब बेसिक चीज पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द फकिंग डिफरेंस बिटवीन एक्रूड एक्सपेंस एंड लायबिलिटी? एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी नहीं है, तो लायबिलिटी क्या है? वो एक्रूड एक्सपेंस नहीं है। मैडम व्हाट इज एक्रूड एक्सपेंस?
जिसको पे ना किया होता लायबिलिटी, जिसको पे कर दिया। है वो लैग होगा, हेड लैग कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है यार। हाँ जी, एक्रूड एक्सपेंस एस्टिमेट होता है और लायबिलिटी एग्जैक्ट होती है। लायबिलिटी में सब कुछ आता है। तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं, एक्रूड एक्सपेंस और लायबिलिटी में फर्क क्या है मेरे भाई? एक डेबिट होता है बच्चों, आप समझ रहे हैं, आप खुदा का बात, आप बीकॉम से बदतर हैं, आप इंटर के कॉमर्स के बच्चे से बदतर है मेरे भाई। एक्रूड एक्सपेंस एक पीएनएल का पार्ट बनता है, एक बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट, एक पीएनएल का पार्ट बना, एक लायबिलिटी का पार्ट बना, बैलेंस शीट का पार्ट बना। हाँ, वो एक्रूड एक्सपेंस है। तो लायबिलिटी, रॉ मटेरियल मंगवाया, खा गया, इकोनॉमिक बेनिफिट तो ले लिया। सिंपल यार, मतलब कहां आप IFRS 15 और IFRS 16 में जा रहे हैं भाई? एक सिंपल बात कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा जगाऊं, ताकि अगली क्लास में थोड़ा सा इंसान के बच्चे बन के आना है आप, सही, और थोड़ा सा अपने आप को असेस करना है कि इस फील्ड में आप 2 से 3 साल लगा चुके, ऑन एवरेज 1.5 साल लगा चुके, 1 साल लगा चुके, 1 साल, 18 साल से पढ़ रहे हैं ना यार, पढ़ तो 18 साल से रहना है। क्यों, कितने साल के हो? 20 के हो तो चलो 16 साल से तो पढ़ रहे हो ना यार, चौथी क्लास से तो चले गए, मतलब चौथे साल से तो चले गए होगा, 16 साल से आप पढ़ रहे हैं। अपनी जिंदगी का 75-80% टाइम आप पढ़ाई को दे चुके हैं, और मैं और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, और मैं आपसे एक बहुत ही मासूमाना सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज एक्रूड एक्सपेंस? जो लायबिलिटी है, तो फिर लायबिलिटी क्या है? सिंपल सा सवाल, फकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सिंपल सा सवाल, व्हाट इज एक्रूड एक्सपेंस? लाइब्रेरी में अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन होती है। हाँ एक्सपेंस में टाइमिंग और अमाउंट ज्यादा सर्टेन है। हाँ, यही फर्क है। एग्जैक्टली exactly. आपका ईयर एंड 30 जून 2022 है, आपने पूरा जून का महीना मंड के इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, लेकिन आपके पास जो इनवॉइस आएगी वो 10 जुलाई को आएगी। चूंकि आप इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके हैं, तो जून के महीने में आप एक चीज रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक्रूड एक्सपेंस। चूंकि इनवॉइस आई नहीं है आपके पास अभी तक, तभी आप एक्रूवल्स करेंगे, और ये भी लायबिलिटी है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि आपके पास अभी तक इनवॉइस, ये आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है अभी तक पे करने की। क्यों ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने की? हाँ जी, तो सामने वाले की अभी तक इनवॉइस नहीं आई है। हाँ, लेकिन जब इनवॉइस आएगी तो पे करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। जब तक इनवॉइस नहीं आ जाती, मैं इसको पेबल में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरी लायबिलिटी नहीं है ये, तभी मैं एक्रूवल करता हूं। ये फर्क है एक्रूड एक्सपेंस और लायबिलिटी का। लायबिलिटी वो होती है कि जो सामने वाले ने आपसे आपको बिल इशू कर दिया है, चाहे वो इनवॉइस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ चुका है प्यारे बच्चों, सही है, अब ये आपका एक्रूड एक्सपेंस नहीं है, अब एक्रूवल्स को आप रिवर्स करते हो और फिर लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये सिंपल फर्क आपको नहीं पता प्यारे बच्चों। ऑडिट में ये हाल नहीं होगा आपका। कोई दुनिया का शख्स आपसे ये नहीं पूछ सकता कि ये हम क्यों करते हैं। अगर वो आपसे पूछेगा, मैं आपको लाजमी इस चीज की गारंटी देता हूं कि मेरे सब्जेक्ट में आप जलील नहीं होंगे। ये मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है, चैलेंज है आपसे, मेरा यहां तक चैलेंज है आपसे प्यारे बच्चों कि आप फर्म में चले जाएं। जो अगर आपने तमीज से पढ़ लिया, फर्म के पार्टनर हो, सीनियर मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, आपके सामने नहीं खड़ा हो सकेगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं देख चुका हूं इन सबको, मैं 13 साल से देखा हूं सबको, और एक एक को देखा हुआ। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे सब्जेक्ट में ये हाल नहीं हो सकता आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड टी ऑडिट प्रोसीजर।
ये हाल नहीं होगा मेरे सब्जेक्ट में। इसके लिए प्यारे बच्चों, मैं अपनी, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों आपसे, आप थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ा सा सीरियस हो जाए। नहीं तो ये जो यहाँ पे हाल हो रहा है, हाँ जी, ये जो सिंपल, मतलब यार ये इंटर में पढ़ते हैं यार, इंटर में अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है, ये वो उस वक्त पढ़ रहा होता है, या आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी, अगर आपने मैट्रिक भी कॉमर्स से किया हुआ तो ये उस वक्त के कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसा ही है भाई, किसी ने पढ़ा है कॉमर्स से? 9 मैट्रिक कॉमर्स की है किसी ने? भाई सही कह रहा हूँ, मैंने करी नहीं है। मैं तो एक दुनिया का अनोखा शख्स हूँ। जब मैट्रिक मैंने बायोलॉजी पढ़ के किया मेडिकल से, इंटर मैंने इंजीनियरिंग करा, और फिर यहाँ पे सीए में आया हूँ, और मुझे तीनों चीजें नहीं आती। ना मुझे सीए समझ आता था, ना मुझे बायोलॉजी में सिर्फ रिप्रोडक्शन सिस्टम समझ आता था, उसके अलावा मुझे बाकी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम और वो जो मेंढक लेके आ जाते थे, इनमें से एक अल्फाज मुझे समझ नहीं आता था। और वो लैब में वो बंदा खड़ा हो गया मेंढक लेके, और मुझे कह रहा है बताओ, वाइवा, वाइवा का वर्ड सुना है आपने? वाइवा था हमारा, 25 नंबर का वाइवा, बोर्ड का बंदा आया हुआ है डरे में। मुझे एक ही चीज नहीं आती थी, मेंढक। उसके अलावा मैंने कहा थोड़ा बहुत तो मैं कर लूंगा। उल्टा मेंढक कह रहा है बताओ कौन सा सिस्टम है। अब मुझे नहीं पता ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या है, तो मैंने पता नहीं क्या, वहां से बेचारी मेरी टीचर ने मुझे हेल्प करी और बैठ के मैंने वो वाइवा पास किया। मुझे बायोलॉजी का पास समझ नहीं आता, सही है ना? मैं नहीं चाहता प्यारे बच्चों, हाँ जी, ये आपका हाल हो कि सीए आप बन गए और आपको ये नहीं पता, आप ऑडिट फर्म में और आपको ये नहीं पता, कि बड़ा घटिया हो जाएगा आपके साथ भी। और अगर मैं इसको ओन करता हूँ, इस सब्जेक्ट को ओन करता हूँ, या आपके करियर को ओन करता हूँ, तो मेरे बिहाफ पे भी मैंने एक टीचर से बड़ी जबरदस्त चीज सीखी थी। सही, मतलब वो कहते थे यार मेरे पास एक इल्म है, बहुत सीनियर टीचर है, बहुत सीनियर टीचर है, सही है, मैं मनाई साहब की बात कर रहा हूँ, मनाई साहब से मेरी बात आती है, और अक्सर मुझे कोई गाइडेंस चाहिए होती है, मैं उन्हीं से गाइडेंस ले रहा था, रिजवान मनाई साहब। उन्होंने कहा था यार मेरे पास एक इल्म है भाई, और मरने के बाद मैंने अल्लाह को बहुत जवाब देना, सही। उसमें से एक सवाल ये भी मेरे से होगा कि ये जो इल्म था, क्या आपने उसको सही तरीके से उसको डिलीवर कर दिया कि नहीं कर दिया? वो जो एक पॉइंट था ना, वो एक चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। यार मैं भी अगर 13-14 साल से फॉर्म में हूँ, मैं एक इल्म कैरी कर रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि वो इल्म में आपको आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सको। सिर्फ पेपर पास करना या गोल्ड मेडल आ जाना या फिर कोर्स जल्दी खत्म करा देना, ये सारे बाई प्रोडक्ट्स है। असल चीज क्या है? असल चीज इल्म है यार। आपने क्या इल्म हासिल किया है कि नहीं किया? नहीं हासिल किया बच्चों, और मजीद अपना टाइम 4-5 साल 6 साल इस पे जाया ना करें। इल्म हासिल करना, थोड़ा सीरियस हो जाए। रिवीजन आज इसलिए कर रहा है ताकि थोड़ी आपकी शक्लें देख लो, और आपकी शक्लें देख के कंफर्म लग रहा था आप लोग चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे। हालांकि एक एक वर्ड को लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है, सिग्निफिकेंट रिस्क में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो कहां से लिंक्ड हो रहे हैं इसको भी एक्सप्लेन करा है। ऑडिट रिस्क इक्वेशन बना के लॉजिकली समझाया है कि स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का मतलब क्या है। रट्टा नहीं लगवाया इस वर्ड का, एक स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का वर्ड समझाने के लिए कोई 1 घंटा लगाया था, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या। कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, मेरा बच्चा होगा वो ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा होगा वो उसको पूरा एक ऐसे लिख के देख सकता है कि स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का इन एक्चुअल में मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके जितने सब्जेक्ट, और ये सुन ले, ये जरूरी है, आईएफआरएस हो गया, उसकी खास बात, और खास बात क्या है, आईएफआरएस ने हर सेक्शन के बाद कोई ना कोई इलस्ट्रेशन दी हुई। सुनिएगा मेरी बात को, आईएफआरएस ने हर सेक्शन के बाद कोई ना कोई, मेरे 5 मिनट सुनिएगा, आपके करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईएफआरएस ने हर सेक्शन के बाद कोई ना कोई पीछे अपेंडिक्स दिए हुए हैं, गाइडेंस दी हुई है, आपने देखा होगा इलस्ट्रेटिव एग्जाम आईएफआरएस छोटे तो कोई 100-150 एग्जांपल दी हुई है उसने, सही है, और हम सब बैठ के उससे पढ़ाते हैं बिकॉज आईएफआरएस से बनाई वो एग्जांपल, सही है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना, सब कुछ करना। आईएफआरएस की एक और खास बात है, आईएफआरएस ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताया। हम बोरोइंग कॉस्ट को क्यों कैपिटलाइज करते हैं? क्या आंसर दे रहे हैं? आंसर मैं कह रहा हूं बोरिंग कॉस्ट को क्यों कॉर्पोरेट कैपिटलाइज करता है? अगर एक क्वालिफाइंग एसेट है तो आप बोरिंग कॉस्ट को क्यों कैपिटलाइज करते हैं मैडम? अभी मैं आपको सवाल दूं, आप स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग, और आप ठक ठक करके 18 डिवाइड बाय 24 और 6 डिवाइडेड बाय 24 और 8% मल्टीप्लाई बाय 10 और पूरा
सिंपल सवाल, व्हाई? अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हुआ है तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, क्यों? हाँ जी, स्पेसिफिक इसलिए बच्चों, आपको पता है आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो 2 पेज से लिंक्ड है, और उन 2 पेजेस का नाम क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आप दुनिया का कोई भी IFRS उठा लें, उसकी शाखें यहां से मिलेंगी आपको। उसकी शाखें कहां से मिलेंगी? ये सुन ले मेरी बात, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी के 13 साल लगा चुका हूं चीजों में। आप दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड उठा लें, आपको वो कहां से मिलेगी? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं आज बैंक से लोन लेके एक एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, एसेट 2 साल बाद बनेगा। अगर मैं उसको आज P&L में चार्ज कर दूं तो मैं सारा एक्सपेंस आज के शेयरहोल्डर के मुंह पे मार दूं, और इकोनॉमिक बेनिफिट उससे 2 साल, तो आज मेरे 2 सालों तक लॉसेस आ रहे होंगे और 2 साल के बाद प्रॉफिट आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये कहां से मैचिंग कॉन्सेप्ट? इस चीज को करने के लिए वो कहता है कि नहीं यार, पैसे कब कमाओगे? 2 साल बाद। इस एक्सपेंस को भी क्या करो? कैपिटलाइज, ताकि 2 साल बाद जब प्रोडक्शन हो रही हो तभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। एक तरफ रेवेन्यू आ रहा होगा, एक तरफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा। अब चीज सेंस बनती है इसका। क्यों ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैं नॉर्मली कैपिटलाइज कर देता हूं लोन की अमाउंट में? मैं क्यों आज उसको P&L में चार्ज करूं जब मुझे पता है कि मेरे पास ओवर द इस लोन से अगले 5 साल मैंने रीपे करना है, तो इस अमाउंट को भी क्यों आज के शेयरहोल्डर को? आप दुनिया का कोई भी IFRS उठा ले मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से मैच करता है। कॉन्सेप्चुअल, आपको पता है IFRS 16 कौन सा है? पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत? हमने क्या पढ़ा था पता है? फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। हमारे जमाने में राइट टू यूज एसेट नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल पर्सन who there are millions of chartered accountant across the world, but there is not a single one who challenge कि ये स्टैंडर्ड गलत है और ये स्टैंडर्ड की शाखें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से नहीं मिलती। देयर वाज ओनली वन पर्सन जो कि इसका IFRS का चेयरमैन था, तो वो जहाज में ट्रेवल कर रहा था, एमिरेट्स में ट्रेवल कर रहा था। जो IFRS बनाता है, जो बॉडी है उसका, जो चेयरमैन था, वो जहाज में ट्रेवल कर रहा है और एमिरेट्स में ट्रेवल कर रहा है और अपने बराबर वाले से पूछ रहा है, हाँ जी ये जहाज किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए? एमिरेट्स की बुक में या फिर जो सामने वाला जो सप्लायर है उसकी बुक्स में? उस बंदे ने कहा भाई अगर तो इस प्लेन की लाइफ 10 साल है और एग्रीमेंट 2-3 साल का हुआ है, तो इसका मतलब है ये तो ऑपरेटिंग लीज है, ये फाइनेंस लीज नहीं है। उसने कहा जहाज उड़ा कौन रहा है? एमिरेट्स। जहां चाहे लेके जा सकता है एमिरेट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट कौन अचीव कर रहा है? एमिरेट्स। तो एसेट की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में हो और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आप ले रहे हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आके राइट टू यूज एसेट का कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले सारे जहाज ऑपरेटिंग लीज में आते थे। सोच रहे आपका हर स्टैंडर्ड किससे लिंक्ड है? किससे लिंक्ड है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से लिंक्ड है। 2 बात है, आपके IFRS ने आपको एग्जांपल्स दी है आपके, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये दोनों चीजें आइजास में मिसिंग है। दोनों चीजें आइजा में मिसिंग है। आइजा की जो किताब है इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है, इसके अंदर हर सेक्शन के बाद इलस्ट्रेशन नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये इलस्ट्रेशन मैं आपके साथ बैठ कर डिस्कस करूं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अभी जो ये हमने जितना काम किया है, हमने सिर्फ एक चीज के ऊपर काम किया है। किसके ऊपर? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। हाँ समझ आता है प्लानिंग फेज में ये करना है, हाँ समझ आता है क्यों ये ऑप्शन कर रहा हूँ, हाँ समझ आ गया। हर एक चीज के ऊपर इलस्ट्रेशंस होंगी प्यारे बच्चों, हर एक सेक्शन के ऊपर इलस्ट्रेशन होगी, ताकि आप उसको समझ सकें। ये इलस्ट्रेशन, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको अपनी आइजा की किताब में नहीं मिलेगा। बाकी टीचर्स की, बाकी ऑथर या टीचर की किताब तो छोड़ दें, आपको इलस्ट्रेशन किसी भी इंटरनेशनल पब्लिशर की बुक में भी आपको इलस्ट्रेशन या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा। आपको कहीं पे भी वाई और लिंक का आंसर नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। आप समझ रहे हैं? लिखा हुआ आएगा सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन, एग्जांपल लिखी आ जाएंगे सिग्निफिकेंट रिस्क की, बट सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों डिटरमाइन करता हूं ये किसी बुक में एक्सप्लेन नहीं होगा।
सिग्निफिकेंट रिस्क को क्यों डिटरमाइन करता हूं, स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन का क्या मतलब है, ये कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं होगा। आप दुनिया की किसी किताब या ऑथर को लेके आओ। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? थोड़ा सीरियस हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको जो हैंड आउट मिला है एक बार आराम से रिवाइज कर लीजिएगा, इस डायग्राम को एक बार खुद से बना के आइएगा, बिकॉज सैटरडे से अब तक जो हमने पढ़ा हम सैटरडे से उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हम सैटरडे से बाकायदा तौर पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पुराना पढ़ा होगा, रिवाइज होगा, आपके लिए फायदा होगा। बेहद ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।